सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक सुविचार से आरंभ करेंगे। सुविचार है, हर इंसान की नन्ही दुनिया और खूबसूरत जहां स्कूल होता है। हर इंसान की जिंदगी की शुरुआत स्कूल से होती है। स्कूल में पहला दिन और आखिरी दिन आंसुओं से भरा होता है, लेकिन आखिरी दिन के आंसुओं में अपनी नन्ही दुनिया और खूबसूरत जहां से हमेशा के लिए बिछड़ने की भावना जुड़ी होती है। स्कूल के दिन होते ही कुछ ऐसे हैं जहां मासूमियत होती है, अपनापन देने वाले शिक्षक होते हैं, निष्कपट निस्वार्थ दोस्ती होती है, जहां भोजन ही नहीं सुख दुख भी बांट लेते हैं। होमवर्क न करने के गम में दोस्त का साथ पाकर खुश होना, बात करने पर डांट खाना, शिक्षक के न आने पर पीटी का मिलना और उसके लिए शोर मचाना, और फिर परीक्षा में अव्वल आने का मुकाबला करना और सबके साथ मिलकर खेलना। लेकिन यही दिन जब बीत जाते हैं तो सपनों कैसे लगते हैं। तो चलिए आज हम गुरदयाल सिंह जी की लिखी रचना सपनों के से दिन देखते हैं और स्कूल के उन सुनहरे दिनों को फिर एक बार जीने का अनुभव प्राप्त करते हैं। लेखक का कहना है कि खेलने जाने वाले सभी बच्चों का हाल एक जैसा होता था। जब वे खेल कर लौटते तो नंगे पांव होते, फटे मैले कच्छे, टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे हुए कुर्ते और बाल सारे बिखरे हुए, लकड़ी के ढेर पर खेलते कूदते, जहां कहीं भी चोट लगती वो फिर भी वह दौड़ते रहते। फटे कुर्ते तार तार हो जाते थे, धूल भरे कई जगहों से छिले हुए पांव, लहूलुहान उनके घुटने। और ऐसे में जब वे घर जाते तो उनकी माँ बहनें उन पर तरस न खाती बल्कि उनकी पिटाई करती थी। कईयों के पिता तो बहुत गुस्सैल हुआ करते थे, पीटने लगते तो पता ही नहीं चलता कि नाक मुंह कहाँ से खून बह रहा है, फिर भी पिटाई होती थी। इतनी पिटाई होने पर भी वे दूसरे दिन खेलने के लिए तैयार हो जाते थे। जब लेखक अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए गए और वहां पर बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ा, तब उन्हें समझ में आया कि बच्चों को इतनी पिटाई के बावजूद भी खेलने में इतनी रुचि क्यों हुआ करती थी। लेखक बताते हैं कि उनके गांव में सभी परिवार एक जैसे हुआ करते थे और वहां पर रहने वाले बच्चों की आदत भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें ज्यादातर बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। जो कभी गए तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण एक दिन बस्ता जो है अर्थात स्कूल बैग उसे तालाब में फेंक दिया और फिर कभी स्कूल गए ही नहीं। ना ही उनके माता पिता ने जोर जबरदस्ती की, यहाँ तक कि किराना दुकानदार जैसे लोग भी बच्चों को स्कूल को भेजना जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी अध्यापक ने जब इसके बारे में बात की तो अध्यापक को समझाया गया कि अपने बच्चे को कौन सा तहसीलदार बनाना है, उसे पंडित घनश्याम दास के पास भेजकर कुछ हिसाब किताब लिखना और पढ़ना सिखा देंगे, उससे काम बन जाएगा। आपकी पाठशाला में तो बच्चा अभी तक एक अक्षर भी नहीं सीख पाया है। लेखक का कहना है कि उनके बचपन में अधिकतर साथी राजस्थान या हरियाणा से आए हुए थे। वे उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए उनकी बोली समझ में नहीं आती थी। कुछ ऐसे भी शब्द हुआ करते थे जिसे सुनकर सब हंस पड़ते थे, लेकिन जब खेलने लग जाते तो एक दूसरे की बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते थे। वे कहते हैं कि एह खेड़न दे दिन चार जो उक्ति है, अर्थात खेलने के दिन मात्र 4 होते हैं, ये कब बीत गए ये उनको समझ में भी नहीं आया है। लेखक के साथियों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कई बच्चे तो अपने माँ बाप के साथ काम करने के लिए चले जाते थे, लेकिन स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे। बचपन में लेखक ने कहीं पढ़ा था कि जब बाल्यावस्था होती है तब घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध ज्यादा मनमोहक लगती है।
शायद यह वाक्य इसलिए भी सही था, याद था, क्योंकि बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल यह वाक्य रहा है। लेकिन जब लेखक स्कूल को जाया करते थे और रास्ते में अलियार के बड़े ढंग के झाड़ उन्हें दिखाई देते थे, जिन्हें वे डंडिया कहा करते थे, उसके नीम जैसे पत्तों के महक लेखक को आज भी आंख मूंद कर महसूस कर सकने की भावना जुड़ी हुई है। उन दिनों स्कूल की छोटी छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उग आया करते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया जैसे दूध से सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां बेहद सुंदर और खुशबूदार हुआ करती थी, इतनी कि लेखक और उनके साथी चंदू चपरासी से आंख बचाकर फूल तोड़ भी लिया करते थे। बहुत उसकी जो तेज सुगंध थी उसे आज भी लेखक आंख मूंद कर महसूस कर पाते हैं। लेकिन उन्हें यह याद नहीं कि उन फूलों को तोड़कर वे क्या करते थे। शायद उसे फेंक देते थे या फिर जेब में वे डाल लेते थे, जिसे माँ कपड़े धोते समय निकाल कर फेंक देती, या फिर वे बकरे की मेमनों की तरह उसे शायद चर भी जाया करते थे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद लेखक अगली श्रेणी में मिली जुली भावना के साथ जाया करते थे। एक तरफ सयाने होने का एहसास होता था और उससे वे उत्साहित भी होते थे, दूसरी तरफ पुरानी कॉपियों किताबों से एक भीनी सी खुशबू आया करती थी और साथ में उन मास्टरों का डर भी सताया करता था जो पिछली श्रेणी में ही उन्हें पढ़ा चुके थे। लेखक बताते हैं कि उस जमाने में स्कूल में साल के शुरुआत में 1-1.5 महीने की पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टी दी जाती थी। लेखक बताते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से याद है कि छुट्टियों के पहले के और आखिरी के कुछ दिनों में बहुत फर्क हुआ करता था। पहले 2-3 सप्ताह वे खेलकूद में ही बिताया करते थे। हर साल उनकी माँ उन्हें ननिहाल ले जाया करती थी। वहाँ नानी उन्हें खूब दूध, दही, मक्खन खिलाया करती थी और बहुत ही प्यार भी किया करती थी। उनका गांव बहुत ही छोटा सा था और पिछड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर एक तालाब था और तालाब बहुत बड़ा था। लेखक तथा उनके साथी दोपहर तक तो तालाब में नहाया करते थे और उसके बाद नानी से जो भी जी में आता उसे मांग कर खाने लगते थे। नानी लेखक के बोलने के ढंग और कम खाने के कारण बहुत खुश हो जाती थी और अपने पोतों को लेखक की तरह ही बोलने और खाने पीने को कहा करती थी। जिस साल लेखक ननिहाल नहीं जा पाते थे, उस साल अपने घर से ही थोड़ी दूर पर जो तालाब था वहां पर चले जाते थे। कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले पर जाकर लेट जाते थे। गीले शरीर और गर्म रेत से खूब लथपथ होकर फिर भागते हुए आते और तालाब में छलांग लगा देते थे और फिर बदन पर लगे रेत को गंदे पानी से साफ करके टीले की तरफ भाग जाते थे। ऐसा वे कितनी बार करते थे ये उन्हें याद नहीं है। कई बार तालाब में कूदकर हाथ पांव ऐसे चलाते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, लेकिन लेखक के 1-2 साथियों को छोड़ो तो किसी को तैरने आता ही नहीं था। हाथ पांव हिलाते हुए जब वे गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए सलाह देते कि किसी भैंस के सींग या दुम को पकड़कर बाहर आ जाए। कूदते समय मुंह में गंदा पानी भर जाता तो बुरी तरह से खांसने लग जाते थे, जिससे कई बार सांस रुकने लग जाती थी, लेकिन फिर भी किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते थे। फिर जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने लग जाती, लेखक के दिल में डर बढ़ता चला जाता था। खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लग जाते थे। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लग जाते। हिसाब के मास्टर अर्थात मैथमेटिक्स के टीचर 200 से कम सवाल कभी देते ही नहीं थे, तो मन में हिसाब लगाते कि छुट्टियां खत्म होने में 1 महीना बाकी है, तो 10 सवाल अगर रोज निकाले जाएं तो 20 दिन में काम पूरा हो सकता है। और ऐसा सोचकर 10 दिन और खेलकूद में बिताते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लग जाता था और उस डर को भुलाने के लिए वे सोचते कि एक दिन में 10 तो क्या 15 सवाल भी आसानी से लिखे जा सकते हैं।
और फिर जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने लग जाती तो वे सोचने लग जाते कि छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा है। ऐसे समय में उनका सबसे बड़ा सहारा होता था ओमा नाम के विद्यार्थी की बहादुरी से भरा हुआ व्यवहार। पाठशाला के सभी विद्यार्थी ओमा के बारे में सोचा करते थे, लेकिन उसके जैसा दूसरा लड़का कहीं मिल भी नहीं सकता था। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग, उसकी शक्ल सूरत सब अलग ही थे। उसका छोटा सा शरीर था और उस पर हांडी जितना बड़ा सा सिर, बिल्कुल ऐसे लगता जैसे किसी बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रख दिया हो। आंखें नारियल जैसी बड़ी बड़ी और बंदरिया के बच्चे जैसा उसका अजीबोगरीब चेहरा था। लड़ाई जब वो किया करता तो हाथ पांव से नहीं बल्कि सिर से किया करता था। सांड की भांति फुंकारता हुआ सिर झुकाकर किसी की पेट या छाती में जब वो अपने सिर से टकराता था तो उससे दुगने तिगुने ताकत वाले लड़के भी डर के मारे चिल्लाने लग जाते थे और इसी कारण से सभी ने उसकी टक्कर को रेल बम्बा नाम दे छोड़ा था, जो बहुत ही भयंकर सी उसकी टक्कर हुआ करती थी। उसके लिए बिल्कुल सही उपमा थी। गुरदयाल सिंह जी अपने स्कूल की जानकारी देते हुए बताते हैं कि 9 कमरे वाली उनकी पाठशाला बहुत छोटी सी थी, जो अंग्रेजी के एच की भांति लगती थी। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल के प्रेयर के समय वे अपने कमरे से बाहर निकलते और बच्चों को एक कतार में खड़ा देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता था। सारे अध्यापक हेडमास्टर साहब के पीछे एक कतार में खड़े हो जाते थे। केवल पीटी मास्टर प्रीतम चंद ही लड़कों के पीछे खड़े होकर वे देखते थे कि वे एक कतार में खड़े हैं या नहीं हैं। सभी बच्चे एक कतार में खड़े हो जाते थे क्योंकि उन्हें पीटी मास्टर्स के घुड़की और ठुड्डों का डर हमेशा सताते रहता था। सभी बच्चे पीटी साहब से बहुत डरते थे क्योंकि उनके जितना सख्त अध्यापक तो उन्होंने कभी देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। अगर कोई भी बच्चा ज़रा सा हिल जाए या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लग जाए तो वे बाघ की तरह उस पर झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को सच में करके दिखा देते थे। लेकिन हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी इसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी खुद पढ़ाया करते थे, लेकिन 5वीं कक्षा में उन्होंने किसी की गलती पर किसी को सजा दी हो या चमड़ी उधेड़ने जैसी बात कही हो, ये लेखक को याद नहीं है। जब उन्हें गुस्सा आता था तो ज़्यादा से ज़्यादा वे जल्दी जल्दी आंखें झपकते और लंबे हाथ से उल्टी उंगलियों से एक चपत बच्चों की गाल पर मार देते। जब ऐसा होता तो लेखक जैसे कमज़ोर शरीर वाले बच्चे भी सिर झुकाकर हंस पड़ते थे। वह चपत लेखक तथा उनके साथियों को भाई भीके की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती थी, जो उस वक्त पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। लेकिन तब भी स्कूल ऐसी जगह नहीं थी जहां पर लेखक तथा उनके साथी खुशी से भागे जाएं। पहली से चौथी कक्षा तक कुछ 5-7 बच्चे ही ऐसे थे जो स्कूल को मुस्कुराते हुए जाते, अन्य सभी बच्चे रोते ही जाया करते थे। ऐसे में भी कभी कभी ऐसी स्थितियां भी होती थी जब स्कूल अच्छा भी लगने लग जाता था। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते, पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथ में पकड़ाते और 1 2 3 कहते हुए झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते और हवा में लहराते हुए ये झंडियां और साथ में खाकी वर्दी और गले में 2 रंगे रुमाल जब लटकाते, तब स्कूल अच्छी लगने लगती थी। स्काउटिंग करते समय जब बच्चे कोई गलती नहीं करते थे, तब पीटी साहब चमकीली आंखें झपकाते हुए शाबाश कहते और उनकी एक शाबाशी बच्चों को किसी फौज के सभी तमगे जीतने जैसी महसूस होती थी। उनकी एक शाबाशी इतनी मूल्यवान हुआ करती थी कि साल भर सभी शिक्षकों के प्राप्त गुड्डों यानी कि गुड का बहुवचन से भी ज़्यादा मूल्यवान लगती थी, क्योंकि किसी भी सख्त अध्यापक के द्वारा गुडविल प्राप्त करना ये किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे ही बच्चों को उनकी शाबाशी महसूस होती थी।
जब हमेशा फटकारने वाला कोई अगर शाबाश कह दे तो जिस प्रकार चमत्कार लगता है, उसी प्रकार पीटी साहब से शाबाशी प्राप्त करके बच्चों को महसूस होता था। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी एक धनाढ्य लड़के को घर पर पढ़ाने के लिए जाया करते थे। वह लड़का लेखक से एक श्रेणी आगे था। हर साल जब नई कक्षा होती तो लेखक को इस धनाढ्य लड़के की किताबें हेडमास्टर शर्मा जी के कारण प्राप्त हो जाती थी। लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर नई किताबें लानी पड़ती तो शायद लेखक की पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती थी, क्योंकि उस ज़माने में कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात के लिए साल भर में मुश्किल से 1 से 2 रुपए खर्च होते थे। लेकिन उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस 1 रुपये से 1 सेर घी आया जा करता था और साथ में 2 रुपए में 1 मन अर्थात 40 सेर गंदम नामक अनाज भी प्राप्त हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में कोई स्कूल में किसी को पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए। लेखक कहते हैं कि उनके 2 परिवारों में वे पहले लड़के थे जो स्कूल जाने लगे थे। लेखक बताते हैं कि नई श्रेणी में कभी उत्साह से जाने का मन उनका किया ही नहीं। नई और पुरानी किताबों से एक प्रकार की खुशबू आती थी जिससे उनका मन उदास हो जाता था। इसका ठीक कारण तो वे नहीं जानते, लेकिन पढ़ाई में अरुचि का यह कारण वे जानते हैं कि आगे की मुश्किल वाली पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का डर हमेशा उन्हें सताते रहता। हर साल 1 या 2 नए शिक्षक हुआ करते थे और वे चाहते थे कि हर विद्यार्थी हरफन मौला हो, और अगर वह उनकी उम्मीदों पर खरा न उतरता तो चमड़ी उधेड़ देने के लिए तैयार हो जाते थे। इस कारण से स्कूल से जुड़ी हुई हर वो चीज़ उन्हें उदास कर देती थी, चाहे फिर वो किताबें हों या फिर अलियार के पेड़ की खुशबू हो। लेकिन मास्टर प्रीतम चंद जब स्काउटों को परेड करवाते, लेफ्ट राइट की आवाज़ करते या विजल से मार्च पास्ट कराते, तब स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। ऐसा करते समय विद्यार्थियों को ऐसा नहीं लगता था कि वे साधारण विद्यार्थी हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लगता था कि वे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, फौजी जवान हैं। वह दूसरे विश्व युद्ध का समय था, लेकिन लेखक जहाँ पर रहते थे वहाँ के नाभा रियासत के राजा अंग्रेज़ों के द्वारा 1923 में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे और द्वितीय युद्ध से पहले ही तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। इस कारण से वहाँ पर अंग्रेज़ों का ही राज्य चलता था। फिर भी अंग्रेज़ लोग इन गांव वालों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती नहीं कर पाते थे, इसलिए कुछ अफसर और कुछ नौटंकी वाले शाम को उनके गांवों में आते थे। शामियाने लगाकर वहां पर फौजी लोगों के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर लोगों को आकर्षित करते थे। लेखक को एक गीत भी याद है। कुछ मस्खरे अर्थात जोकर्स अजीब सी वर्दियां पहने आते और बड़े बड़े फौजियों के बूट पहनकर गीत गाया करते। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे। इसलिए बच्चों को जब स्काउट में बूट और जुराबें दी जाती थी और धुली हुई वर्दी प्राप्त होती थी तो उन्हें फौजी जैसा महसूस होता था। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल में मुस्कुराते हुए या हंसते हुए किसी ने देखा नहीं था। उनका बहुत ही ठिगना सा कद था, दुबले पतले से लेकिन बहुत ही गठीला शरीर था उनका। उनके चेहरे पर माता के दाग थे और बाज की तेज आंखें उनकी। खाकी वर्दी पहने, चमड़े के चौड़े पंजों वाली बूट वे पहने होते थे और उनको देखकर लोगों को डर सा लगता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे जो खुरियां लगी होती थी उसके कारण सख्त ज़मीन पर भी उनके जूतों के निशान पड़ जाते थे और इस तरह के भारी भरकम जूते बूट देखकर बच्चे सहम जाते थे। और जब वे अपने माता पिता से ऐसे बूट की मांग करते थे तो माता पिता उन्हें यह कहते थे कि ऐसे जूते पहनने से तुम्हारे पैर टेढ़े हो जाएंगे और सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे।
मास्टर प्रीतम चंद जी के मारपीट के कारण बच्चे उनसे डरते ही नहीं थे बल्कि नफरत भी करते थे। लेखक अपने जीवन की चौथी श्रेणी की घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक बार पीटी मास्टर प्रीतम चंद उन्हें फारसी पढ़ाने के लिए आए थे। लेखक को तीसरी श्रेणी में ही उर्दू का अच्छा अभ्यास हो गया था, लेकिन फारसी अंग्रेजी से भी ज़्यादा मुश्किल उन्हें महसूस होती थी। उनको फारसी पढ़ते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि मास्टर प्रीतम चंद जी ने आकर उनको एक शब्द रूप याद करने के लिए कहा और अगले दिन उसी अवधि में फिर से उन शब्दों को पूछने की बात बताई। सारे लड़के घर गए और उन्होंने उस शब्द रूप को याद करने की कोशिश की, लेकिन एक ही बच्चे ऐसे थे जिनको आधे से ज़्यादा वह शब्द रूप याद हो पाया। अगले दिन जब मास्टर जी के पूछने पर किसी लड़के ने वह शब्द रूप नहीं बताया तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उन सबको मुर्गा बनने की सज़ा दी। उन्होंने कहा कि झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ लें और पीठ को ऊंचा करें। ऐसा करते समय बेहद जलन होती है और 2 से 3 मिनट में विद्यार्थी नीचे गिर सकता है। लेखक तथा हरबंस की जब तक बारी आई तब तक हेडमास्टर साहब दफ्तर आ चुके थे। जब ये सज़ा दी जा रही थी तो मास्टर जी कहीं बाहर गए हुए थे और जब वे आए और उन्होंने मास्टर प्रीतम चंद जी की इस बर्बरता को देखा तो उनको वह असहनीय लगा और मास्टर प्रीतम चंद जी को उन्होंने अंग्रेजी में डांट दिया। उस समय लेखक को अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि 5वीं श्रेणी से उस समय अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, लेकिन स्कूल के 7वीं तथा 8वीं के बच्चों ने बताया कि हेडमास्टर शर्मा जी कह रहे थे कि क्या ये कोई तरीका है चौथी कक्षा के बच्चों को सज़ा देने का, इसे फौरन बंद किया जाए। और फिर शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए बरामदे से अपने दफ्तर की ओर चले गए। फिर बहुत दिनों तक प्रीतम चंद मास्टर स्कूल नहीं आए। बाकी सभी मास्टरों की जुबान पर यही था कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है, अर्थात उन्हें काम से निकाल देने का आदेश लिखा है और मंजूरी के लिए रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया गया है, जहां हरजी लाल नाम के एक डायरेक्टर जो महकमाए तालीम यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, उनसे परमिशन लेना यानी कि आदेश के लिए मंजूरी लेना अनिवार्य था। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी मास्टर प्रीतम चंद जी को जब तक नाभा से डायरेक्टर काम पर आने के लिए मंजूरी नहीं देंगे तब तक वे स्कूल में कदम नहीं रख सकते। फारसी की घंटी बजती तो बच्चों की छाती धक धक करके फटने लग जाती थी और ऐसे में जब तक शर्मा जी स्वयं या फिर मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने नहीं आते, सब बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए से रहते थे। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। बड़े बच्चों से पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा जो किराए पर ले रखा था, वहीं पर वे आराम से रहते हैं। वे बच्चे बता रहे थे कि उन्हें काम से निकाल देने पर जरा सा भी गम नहीं है, दुख नहीं है। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे हुए बादाम खिलाते और उनसे बातें भी करते थे। उनके वे तोते लेखक तथा उनके साथियों ने भी कई बार देखे हैं, क्योंकि वे पीटी साहब के घर जाया करते थे और वहां पर कुछ लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम कर दिया करते थे। लेकिन लेखक तथा उनके साथियों के लिए ये एक बहुत बड़ा चमत्कार ही था कि मास्टर प्रीतम चंद जो बिल्ला मार मार कर बच्चों की चमड़ी उधेड़ देते थे, वे अपने तोतों के साथ इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। क्या उन तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से डर नहीं लगता? ये बातें तब लेखक को समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल अलौकिक सा लगता था, सपनों की दुनिया सी वह नजर आती थी, क्योंकि स्कूल के दिन होते ही कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सब कुछ अलौकिक होता है, अद्भुत सा होता है। बाद में बच्चे जब बड़े बन जाते हैं तब वह स्कूल के दिन सपनों जैसे ही लगने लगते हैं। आशा है कि आपको भी अपने स्कूल के दिन सपनों जैसे ही लगेंगे। पाठ का आशय आपने समझ लिया होगा। धन्यवाद।